नमस्कार दोस्तों। तो एक न्यूज़ सामने आई जहां पर अज़रबैजान ने टर्की से पूछा और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है कि इज़ दिस वॉर नाउ आउट ऑफ ट्रम्प्स कंट्रोल। बिकॉज जैसा आपने डायनेमिक्स चेंज होते हुए देखे हैं अभी एग्जैक्टली 7 दिन हो गए इस वॉर को। और इन 7 दिनों में जो डायनेमिक्स चेंज हुए हैं वो अज़रबैजान, टर्की और आपको ये थोड़ा सा मतलब ये पूरा वॉरफेयर जो है यूरोप की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए तो अच्छी बात है। हालांकि इंडियन ओशन में जो हमने कल जो पूरा देखा किस तरीके से टॉर्पीडो अटैक किया यूएस सबमरीन ने और ईरानियन वेसल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ईरानियन वॉरशिप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और जबकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में थी तो उनको यही इसी बात से वो बहुत मुतमईन थे कि भाई हम इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, यहाँ पर कोई इस तरीके का अटैक नहीं हो सकता। और पीठ हेक्सेथ का उसके बाद बयान आता है कि भाई अटैक हम करेंगे और वी आर जस्ट फाइटिंग टू विन दिस वॉर। तो वो पूरा रिजीम चेंज और वो सारा उनका ऑब्जेक्टिव्स है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या ये वॉर एक पूरी रीजनल वॉरफेयर इसको आप कह सकते हो, क्योंकि 3 देश इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इसराइल, ईरान और यूएस, इसमें कोई डाउट नहीं था। और जो बाकी के देश इसमें इन्वॉल्व हुए धीरे धीरे, जैसे कुवैत का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कतर का हुआ, सऊदी अरेबिया का हुआ, इन देशों का था, तो कोई बहुत बड़ा शॉकर नहीं था। बिकॉज इन्होंने यूएस बेसिस बनवाए हैं तो भाई अब आपको झेलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। या तो आप पूरा एकदम रोक देते यूएस को कि नहीं, इन बेसिस से आपको अटैक नहीं करना है, इन बेसिस का यूज़ नहीं करना है, तो शायद चीज़ें होता थी। लेकिन इनका भी इन्वॉल्व होना था। लेकिन क्या अजरबैजान और टर्की के लिए भी ये होना था? और जब टर्की के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल की न्यूज़ आती है तो तब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ये ट्रंप के बाहर पूरी चीज़ हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप इस चीज़ को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट थे शुरू के 2-3 दिनों में ही। जैसे ही उन लोगों ने खमीनी को एलिमिनेट किया एंड ट्रंप थॉट दैट यस वी हैव डन इट, नाउ वी हैव वन द वॉर। आप देखो कि उनका स्टेटमेंट आया दैट वी हैव वन द वॉर और हम इस वॉर को जीत चुके हैं, ज़्यादा दिन ये वॉर चलेगा नहीं। देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज कि हो सकता है ये 3-4 वीक्स तक चले। देखिए, खमेनी का मारा जाना या खमेनी के मारे जाने से ये वॉर वो जीत गए, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बिकॉज वो डिफरेंट पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर है और उनको इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियर थी इस पूरे मामले में। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि ट्रम्प के कंट्रोल के सच में क्या है, बाहर चला गया है, नेटो का क्या रोल होने वाला है, टर्की, अजरबैजान अब क्या सोच रहे हैं आगे, और कितने देश इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अकेडमी टीम की तरफ से। देखिए, यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आ गया है और इस रिजल्ट से आपको एक पता लगता है कि आपकी जो पूरी 1.5 साल 2 साल की जो मेहनत है या उससे भी ज़्यादा की मेहनत है, मतलब अभी तो स्ट्रगल स्टोरीज आप देखोगे पूरी आएगी कि कितने कितने अटेम्प्ट्स और कितने कितने साल लग गए, कितनी प्रिपरेशन लगी, और फाइनली देन यू सी योर नेम इन द होली होली लिस्ट। आप जो घर बैठे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी यही चाहते हैं कि आपका एक दिन नाम आए जहाँ पर यू सी योर नेम इन द होली लिस्ट। तो वो लिस्ट अभी फिलहाल आ चुकी है। देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो एंड अभी आप कॉलेज में हो या आप एकदम बिगिनर लेवल पर हो और आप कोई कोर्स वोर्स लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। देखो, बहुत फ्रैंकली मैं बताऊं, आप बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना कंटेंट आज की डेट में यूट्यूब पर आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाता है कि आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो आप बहुत आराम से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल घर बैठे, बिना 1 रुपये खर्च किए, बस नेट का रिचार्ज करा के। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है, आप उस पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को और कंटेंट आपको वहाँ पर दिख जाएगा। आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास है हमारी, जहाँ पर हम आर्टिकल 19 को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस लाइव क्लास में आप हमारे साथ वहाँ पर जुड़िए और इस लाइव क्लास में हम जो है आपको आर्टिकल 19, उससे इंटरेस्टिंग जो केस स्टोरीज है, उसके केस लॉस है, सब कुछ विथ वेरी नाइस कंटेंट आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको सेशन की, ज़रूर से शाम को 6 बजे जुड़िएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, ये 7 दिन एग्जैक्टली आज के दिन हो गए। सैटरडे को फर्स्ट अटैक हुआ था और आज फ्राइडे, मतलब एग्जैक्टली 7 दिन इस पूरे वॉरफेयर को हो चुके हैं। और ये जो वॉर जो इनिशियली जब शुरू हुआ तो लग रहा था कि भाई इसराइल, ईरान और यूएस, हाँ, जो बाकी के देश हैं वेस्ट एशिया के, उनमें से कुछ देश है जो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाकी ये और ज़्यादा उससे बड़ा नहीं होगा। और सबका, ट्रंप का तो होप बहुत बड़ा था। ट्रंप का जब ये वॉर शुरू होने के पहले के स्टेटमेंट्स देखिए, दैट इट इज़ जस्ट नंबर ऑफ डेज, इट विल टेक जस्ट नंबर ऑफ डेज। और इनका पूरा अनुमान जो था, जो वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा भी, इनका पूरा अजम्पशन ये था कि 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे हम पूरा। जैसे इन लोगों ने वेनेजुएला के समय पर किया था कि भाई निकोलस मादुरो को ही उठा लो और बात खत्म हो जाएगी, वैसे इनको लग रहा था कि भाई खमेनी को एलिमिनेट करो, बात खत्म हो जाएगी। वो चीज़ ईरान में नहीं हुई। इट डिडंट टर्न आउट टू बी लाइक दैट। और उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया, मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा रिटेलिएट किया जिसका कोई कैलकुलेटिव कोई रिटेलिएशन नहीं था। बिल्कुल जो देश मिला उसको लपेट दिया, जो बेसिस मिला उसको लपेट दिया। अजरबैजान के अभी एयरपोर्ट पर कल अटैक कर दिया, मतलब जिसको मिलता गया, जो मिलता गया उसको लपेटते वो चले गए। और उससे वॉरफेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है।
अगर आप देखो तो वेस्ट एशिया तक तो ये था ही मामला, बहुत सारे देश उसमें इंक्लूड होने ही थे। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको यूरोप तक भी जाता हुआ दिख रहा है। आपने यूके का बयान देखा, आपने फ्रांस का बयान देखा, तो ये कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेक करके रख देगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। उनका मानना है कि वेस्ट एशिया के बहुत सारे देशों का हो सकता है मैप भी चेंज हो जाए इससे, हो सकता है वेस्ट एशिया का मैप चेंज हो जाए इस पूरे वॉरफेयर से। ये इतना संगीन और इतना बड़ा और इतना फास्ट, इतने तेजी से ये मूव कर रहा है। अब देखिए क्या है कि अभी तक अगर हम इस पूरे वॉरफेयर में देखें तो अब हम क्या इसको एक रीजनल वॉरफेयर कह सकते हैं? बिल्कुल इसको एक वाइडर रीजनल वॉरफेयर बल्कि आप कह सकते हो। इसमें इतने सारे देश अब इन्वॉल्व हो चुके हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इजराइल, यूएस, ईरान, तीन तो इसके हेड्स हैं जो डायरेक्टली ही आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए तो यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, लेबनान, ये सारे देश भी इसमें इंक्लूड हैं। अच्छा, इनके ऊपर बहुत कोई डाउट नहीं था। देखो शुरू में ही मैंने आपको बोला कि इन देशों का इंक्लूड होना कोई बहुत डाउट नहीं था, क्योंकि भाई यूएस बेसिस हैं आपके यहाँ पर, यूएस उसको यूज़ कर रहा है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। जाहिर सी बात है ईरान विल रिटेलिएट, और आपको देखना चाहिए था या तो आप एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एकदम स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर देते कि भाई यूएस इन बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ईरान की टेरिटरी पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन वो हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली ये सारे देश इन्वॉल्व होने ही थे। वो तो शुरू में ही बहुत साफ हो गया था मामला कि ये सारे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब मामला पहुंचा अजरबैजान और टर्की तक, तो इसका मतलब बहुत क्लियर हुआ कि एक तो टर्की, याद रखो ये इट इज़ अ नेटो कंट्री, और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये था इस पूरे मामले में, एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई। अच्छा, यूएस के अलाइज जो हैं या जिनके ठीक ठाक रिलेशंस हैं यूएस के साथ, मिलिट्री टाइप के जिसके रिलेशंस भी हैं, या यूएस ने कहीं उनके लिए कुछ अग्रीमेंट भी कराया है, वो भी कहीं ना कहीं ईरान के टारगेट पे, ईरान कैन हिट देम टू। वो अजरबैजान के केस में ये पूरी चीज़ें दिखाई दी। उसके बाद वाइडर रीजनल मतलब कॉन्फ्लिक्ट मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, देखो अच्छी बात इसमें यह है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारे देश जो हैं वो काफ़ी न्यूट्रल हैं, और इन सारे देशों ने इसके ऊपर ना कोई अपना बहुत सपोर्ट जताया, ना कोई बड़ा विरोध जताया, वो बहुत शांत रहे। इंडिया को आप देख लीजिए, चाइना को आप देख लीजिए, ये सारे देश जो हैं, और इसीलिए हमारे मेनलैंड तक कोई भी इस तरीके की बात नहीं आ रही है कि भाई ये थोड़ा छोटा मोटा गुंडा जो थोड़ा कभी कभी कूद लेता है वो पाकिस्तान है, उसकी भी हालत आप देख ही रहे हो, 28 दिन का तेल बचा है, तो वो भी शांति है, खैर उसमें कुछ होना जाना है नहीं। तो अच्छी बात यह है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो ये यूरोप से तक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूके का स्टेटमेंट इसमें साफ साफ आया। यूके ने कहा कि भाई साइप्रस में जो हमारा ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का जो बेस था, उसके ऊपर आपने अटैक किया, उसके ऊपर मतलब ईरान ने अटैक किया है, और ये अटैक यूके मेनलैंड के ऊपर माना जाएगा। और अब हम फॉर्मली इस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों देशों का बयान आया, यूके का, ग्रीस का और फ्रांस का। तीनों ने कहा कि अब हम यहाँ पर एंटी मिसाइल सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़, ये सारी, और वॉरशिप्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इस पूरे वॉरफेयर में, ये सारी चीज़ें फीड इन करेंगे। दैट मीन्स यूरोप इज ऑल्सो टेक्निकली कमिंग इन टू दिस वॉर, एंड फॉर्मली दे हैव गिवन दिस स्टेटमेंट कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब कि ये चीज़ें कंट्रोल के काफ़ी ज़्यादा बाहर से हो रही है। उसके बाद कल की घटना आप देखो तो वो पूरी तरीके से सारे इंटरनेशनल लॉज को सबको झकझोर कर रख देगा, सबको हिला के रख देगा। ईरान बहुत मुतमईन था इस चीज़ से कि वो इंडिया के कोस्ट के करीब है, वो इंडियन ओशियन में इस समय पर है, और इंडियन ओशियन में वो एक मतलब इंटरनेशनल वाटर में है, और तभी यूएस सबमरीन अपने टॉर्पीडो से अटैक करते हैं और ईरानियन वॉरशिप को वहाँ पर पूरी तरीके से बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। एसओएस कॉल भी बल्कि ईरान ने भारत को किया था। ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें थी। और उसके बाद ईरान का उस पर कहना कि भाई हम इंटरनेशनल वाटर्स में थे, हमें लगा वी आर इन सेफ जोन नाउ। बट पीट हेग्सेथ का तुरंत उसके बाद स्टेटमेंट आना, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का, कि ये वॉर हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, एंड दिस इज क्वाइट डेथ, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब अब इंटरनेशनल वाटर्स में टॉर्पीडोज का भी इस्तेमाल हो सकता है। नाउ जो लोग कह रहे थे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है, चांसेस हैं थोड़ा ऑयल को वहाँ से निकलने दिया जाए, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, अभी ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे रीजन के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल बात है। आपने पाकिस्तान का स्थिति देख ही लिया, बाकी देश के पास रिजर्व्स ज़रूर हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। भारत का अच्छी बात क्या है कि भारत रशियन ऑयल के ऊपर भारत ने अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दी है, और कहा जा रहा है, अभी स्टेटमेंट भी आया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग जो है अपना भर भर के तेल रखवा रहे थे, टैंक फुल करा लिया, ड्रम में लोग तेल भर करके रखने लग रहे थे कि भाई शायद उसका प्राइसेस जो है हाई जाएंगे। अभी एम्बेसी से अभी मतलब गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आ गया कि भाई आप पैनिक मत करिए, रशियन ऑयल है अपने पास, आप टेंशन मत लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें। अब उसके बाद अजरबैजान वाला जो अटैक था उसने तो पूरी तरीके से शॉक करके रख दी सारी चीज़ों को। अजरबैजान का जो एयरपोर्ट था, जो कि जो नाक्शिवान एस्क्लेव है, जिसके लिए एक्चुअल में पूरी लड़ाई जो बीच में
आपको देखने को मिली थी, आर्मेनिया अज़रबाईजान ने, बाद में यूएस आता है, उसके ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर बताया गया कि एम्बेसी, और ईरान की एम्बेसी भी है अज़रबाईजान में, ईरान की एम्बेसी में फिर इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपना अज़रबाईजान ने कि भाई ये तो बहुत गलत है, आप इंटरनेशनल लॉज को पूरा ब्रेक कर रहे हो, आपने अज़रबाईजान की सीधी टेरिटरी पर अटैक कैसे कर दिया, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और ये सारी चीज़ें, तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ को आप जल्दी से एक्सप्लेन करो कि ऐसा आपने क्यों किया है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो देन हम भी बाध्य हैं इस चीज़ पर, हमें भी फॉर्मली अब इस अटैक को, हमें भी फॉर्मली अब इस पूरे ग्रुप को, ईरान इजराइल वाले ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अज़रबाईजान को अटैक कर क्यों दिया? ये जो पूरे नाक्शिवान आप देख रहे हो, ये जो पूरा नाक्शिवान जिसका नाम बार बार आ रहा है यहाँ पर, नाक्शिवान एस्क्लेव, एक्चुअली में क्या था कि आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में जो इसको लेकर के, इस एस्क्लेव को लेकर के जो पीस अग्रीमेंट था, वो यूएस ने ब्रोकर कराया था, और वहाँ पर ठीक ठाक यूएस प्रेजेंस है, इसीलिए इस अग्रीमेंट को क्योंकि यूएस ने साइन कराया था, अज़रबाईजान को सपोर्ट दिया था, इसी वजह से अज़रबाईजान के ऊपर ईरान ने अभी अटैक कर दिया है। नाउ आप समझ सकते हो कि ये चीज़ कितनी आगे निकल चुकी है। अब रही बची कसर जो है वो नेटो से ने पूरी कर दी। तो कहा गया, खुद टर्की ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च करी नेटो के ऊपर, नेटो के एयर स्पेस पर, जो कि इराक और सीरिया से होते हुए नेटो एयर स्पेस पर गई, और जैसे ही वो वहाँ पहुंची तुरंत नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट कर दिया, उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अगर नेटो की टेरिटरी तक ये वॉरफेयर पहुंचा, नेटो ने एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है कि अगर नेटो की किसी भी कंट्री मेनलैंड तक ये वॉरफेयर गया और ईरान ने अटैक किया, देन नेटो विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस। यानी कि नाउ दिस थिंग हैज़ बिकम अ वेरी वाइड रीजनल इशू, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से यूरोप की तरफ मूव होता हुआ चला जा रहा है। बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईरान पूरा इस केस में अभी तक फ़िलहाल आइसोलेटेड दिखा है, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट देशों का नहीं है। कुछ मिलिशियाज हैं जो ईरान के सपोर्ट से लड़ रही हैं, जो हमने हिजबुल्लाह केस में देखा। वो कितने दिन तक टिक पाएंगी वो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ, ईरान कितने दिनों तक टिक पाएगा वो आपको दिख चुका है। 7 दिन ईरान ने बहुत खतरनाक रिटेलिएशन किया है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन वो आपको अभी आने वाले समय में पता लग जाएगा। बट येस, नाउ दिस हैज रीच टू नेटो डोर्स, येस इट हैज रीच टू दी नेटो डोर्स। तो आई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।